Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you are doing well. Aspirants, आज हिमाचल प्रदेश की प्रीलिम्स एक्सप्रेस सीरीज में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस। जो एक इंपॉर्टेंट थीम है आपकी, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसेट है आपका इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें जो हम आज डिस्कस करेंगे वो आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कशन करेंगे। उसमें हम देखेंगे who were the various presidents of some important sessions जो INC के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सम पब्लिकेशंस बाय निम्बस एकेडमी, जिसमें फर्स्ट वन वी हैव हिमाचल प्रदेश कंप्रिहेंसिव बुक जो आपको कलर्ड मैप्स और माइंड मैप्स के साथ देखने को मिलती है। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन बैंक बुक जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बोथ इन द बेसिक एंड एडवांस लेवल। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश सीसैट बुक जिसमें आपको प्रीवियस 8 इयर्स के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे सीसैट के। टू प्लेस योर ऑर्डर्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स लिस्टेड बिलो। ओके, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आपका आईएनसी के सेशंस, जो एक इंपॉर्टेंट थीम है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। बात कर लें आईएनसी की, तो हम जानते हैं कि जो आईएनसी की फाउंडेशन है वो कौन से ईयर में देखने को मिलती है हमें? 1885 में। और उसके फाउंडर कौन होते हैं? एओ ह्यूम इन 1885। और इस टाइम आपके जो वाइसरॉय होते हैं, वाइसरॉय उनका नाम होता है लॉर्ड डफरिन। तो ये कुछ एक चीजें जो हमें आईएनसी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। देन अब हम देख लेते हैं कि जो आईएनसी की वर्किंग है वो कैसे रहती है। जो वेरियस सेशन हमें देखने को मिलते हैं आईएनसी के, वो कैसे काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में यह डिस्कस किया जाता है कि हर साल एक जो आपका दिसंबर का मंथ है उसमें आपको आईएनसी का सेशन देखने को मिलेगा दिसंबर के मंथ में। और मेनली जो लास्ट के 2-3 डेज हैं वहां पे आपका ये सेशन होस्ट किया जाएगा। सेकंड वन, जो वेरियस डेलीगेट्स होंगे इन सेशंस में वो एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। देन इन द थर्ड स्टेज जो इंपॉर्टेंट नेशनल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। आफ्टर द डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट नेशनल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर रेजोल्यूशंस लाई जाएंगी और उन रेजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग कराई जाएगी। अब जो आपकी रेजोल्यूशंस वोटिंग के थ्रू पास हो जाती हैं उनको पुट फॉरवर्ड किया जाएगा किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास फॉर द पॉलिटिकल डायलॉग्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ। फर्स्ट वन वी हैव 1885 का जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन है, और ये फर्स्ट सेशन आपको कहां देखने को मिलता है? बॉम्बे में। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं WC बैनर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। बात कर ली जाए लोकेशन की, तो ये सेशन बॉम्बे में हुआ था, बट बॉम्बे से पहले इस सेशन को पूना में कंडक्ट करवाना था, बट पूना में कॉलरा फैल जाता है। तो ये जो सेशन है, ठीक है, इसका वेन्यू चेंज कर दिया जाता है पूना से कहां? बॉम्बे। और बात कर लें बॉम्बे में, तो बॉम्बे में ये सेशन कहां देखने को मिलता है आपको? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और जो हमारा फर्स्ट सेशन है उसमें हमें कितने डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं? 72। इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको ध्यान में रखना है। अब जो फर्स्ट सेशन है उसमें इन टोटल अगर बात करें तो 9 रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं। अब 9 में से जो इंपॉर्टेंट वन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सेशन है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वन रेजोल्यूशन तो ये पास की जाती है कि 1885 में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आपका अपर बर्मा है उसको अनेक्स कर लिया जाता है। तो उस अनेक्सेशन के खिलाफ यहां पर रेजोल्यूशन लाई जाती है और इस इवेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। सेकेंड वन, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ब्रिटिशर्स का, ठीक है, उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। देन थर्ड वन, इंडियन
सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने की बात की जाती है कांग्रेस की। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंडियन सिविल सर्विसेज जो मेनली जो ये एग्जाम कंडक्ट होता था ये आपका लंदन में कंडक्ट होता था। तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर्स था इंडियन के लिए कि वो यहां से जाएं लंदन, सिर्फ किस काम के लिए? आपका आईसीएस में अपीयर होने के लिए। तो जो कांग्रेस थी वो चाहती थी ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो आपको लंदन के अलावा इंडिया में भी देखने को मिले। क्लियर? सेकंड, हम जानते हैं कि 1878 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज की अपर लिमिट होती है उसको 21 साल से घटा के कितना कर दिया जाता है? 19 ईयर्स। तो ये जो स्टेप होता है इसको भी कांग्रेस के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेशन में 3 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं जो देखने को मिलती हैं इन टोटल 9 रेजोल्यूशंस में से। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। नेक्स्ट सेशन 1886 का है कैलकाटा में, और उसके प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी। आपको ईयर भी याद रखना है, आपको जो लोकेशन है उस सेशन की वो भी याद रखनी है, देन आपको प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली याद रखना है। अब देखेंगे इनके टेन्योर में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां से हमें क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट के बारे में। तो यहां पे हमें मर्जर ऑफ आईएनसी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो फाउंडेशन है, आईएनसी की फाउंडेशन 1885 में देखने को मिलती है। तो उससे पहले जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी होती है वो होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उसके फाउंडर कौन होते हैं? इसके फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। क्लियर? और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन हमें देखने को मिलते हैं, एक 1883 में, एक 1885 में। अब जो ये आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह। तो 1886 में जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका मर्जर कर दिया जाता है कांग्रेस में। क्लियर? कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, यहां पे इस सेशन में कांग्रेस डिसाइडेड टू सेट अप प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज अक्रॉस द कंट्री। और ये क्यों किया जाता है? ताकि ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत किया जा सके। क्लियर? देन 1887 का सेशन देखने को मिलता है हमें, कहां पे? मद्रास में। इसको प्रिजाइड करते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। बात कर ली जाए फर्स्ट जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बदरुद्दीन तैयब जी वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और इस सेशन में अपील की जाती है मुस्लिम से कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़ें। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब से कांग्रेस की फाउंडेशन होती है 1885 में, हमें एक मुस्लिम लीडर देखने को मिलते हैं जिनका नाम होता है सर सैयद अहमद खान। तो जो सर सैयद अहमद खान है एक मुस्लिम लीडर होते हैं और वो कांग्रेस को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक हिंदू बॉडी कहते हैं कि जो आपकी कांग्रेस है वो एक हिंदू बॉडी है। और वो अपील करते हैं मुस्लिम से कि वो आईएनसी से दूर रहें। तो इस चीज को टैकल करने के लिए कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनके द्वारा क्या सोचा जाता है कि क्यों ना इस सेशन में जो प्रेसिडेंट है एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही बनाया जाए। और हम देखते हैं इसी कंटिन्यूएशन में आपके पास फर्स्ट आईएनसी मुस्लिम प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं सर बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर? और जो नेक्स्ट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन दिस सेशन। अब इस फैक्ट की अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो इससे पहले के जो ये 2 सेशन आपको देखने को मिलते हैं उसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो डेलीगेट्स होते हैं वो आपके या तो एजुकेटेड क्लास से होते हैं या जो आपकी अपर मिडिल क्लास है वहां से होते हैं। बट इस सेशन में 1887 के सेशन में आपको जो वेरियस लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी है वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है,
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। क्योंकि ये सेशन मद्रास में आपको देखने को मिलता है, तो कुछ एक पैम्पलेट्स हैं वो आपको तमिल लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं। और बात कर ली जाए, ये जो हमारा फर्स्ट फैक्ट था जो हमने डिस्कस किया था कि जो मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन थी बहुत कम थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हमें 72 डेलीगेट्स देखने को मिले थे, उसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम डेलीगेट्स होते हैं। और नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जिसमें टोटल डेलीगेट्स की संख्या तो बढ़ जाती है, बट फिर भी उसके कंपैरिजन में जो मुस्लिम डेलीगेट्स की नंबर होता है वो काफी कम होता है। तो सेकंड सेशन में हमें 33 डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं। तो इस थर्ड सेशन में 1887 के सेशन में अपील की जाती है मुस्लिम से कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें कांग्रेस में। और इसी अपील के अंडर हमें देखने को मिलता है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका 1888 का सेशन इलाहाबाद में, जिसको प्रिजाइड कर रहे हैं जॉर्ज यूल, यहां पे आपको मुस्लिम डेलीगेट्स की नंबर है वो बढ़ के देखने को मिलेगा 221। क्लियर? और ये आपके पास इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज यूल वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। इनका जो एटीट्यूड होता है प्रो इंडियन होता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर होते हैं आपके स्कॉटलैंड के, तो इसलिए इनको फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनाया जाता है आईएनसी का। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ, जो है 1889 का सेशन। बॉम्बे में आपको ये सेशन देखने को मिलता है, और इसको जो चेयर करते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, फिर से एक इंग्लिश पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलते हैं, सर विलियम वेडरबर्न। क्लियर? अब इनके सेशन से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, आईएनसीज ब्रिटिश कमेटी वाज फाउंडेड इन लंदन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी है उसकी फाउंडेशन लेड की जाती है ब्रिटेन के लंदन में। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आईएनसी थी वो चाहती थी कि जो ब्रिटिश पीपल हैं उनको पता हो इंडियन अफेयर्स के बारे में। बिकॉज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ऑपरेट कर रही है वो अल्टीमेटली किसको रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश सिटीजन्स, जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल है। तो वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में वेरियस एट्रोसिटीज की जा रही हैं इंडियंस पे, उसके बारे में ब्रिटिश सिटीजन्स को पता हो और उनका सपोर्ट लिया जाए एट्रोसिटीज को टैकल करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इस सेशन में हमें 10 वीमेन डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं, हैड 10 रजिस्टर्ड लेडी डेलीगेट्स। अब इससे पहले के जो आपको सेशन देखने को मिलते हैं उसमें आपको कोई भी लेडी डेलीगेट देखने को नहीं मिलती है। तो फर्स्ट टाइम हमें लेडी डेलीगेट्स देखने को मिलते हैं 1889 के सेशंस में। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट विमेन डेलीगेट्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। उस इंपॉर्टेंट लेडी डेलीगेट का नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। तो इनके बारे में आपने 2 चीजें याद रखनी है, 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस आईएनसी सेशन। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस इन आईएनसी सेशन। और सेकंड वन जो आपको फैक्ट्स ध्यान में रखना है, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। शी वॉज द फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इस सेशन से याद रखने हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशंस की तरफ। नेक्स्ट, अब 1885 से लेके 1947 या 48 तक हमें मल्टीपल आईएनसी सेशन देखने को मिलते हैं, और किसी ईयर में तो हमें एक से ज्यादा आईएनसी के सेशन देखने को मिलते हैं। बट हमारे लिए वही सेशन इंपॉर्टेंट है जहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं उस सेशन से रिलेटेड। क्लियर? तो हम उन्हीं सेशंस के ऊपर अपना फोकस रखेंगे जहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। बट हाँ, आप एक बार वेरियस सेशन, उनकी लोकेशन और प्रेसिडेंट्स के गो थ्रू कर सकते हैं। क्लियर? तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है 1893 का सेशन है, उसको देखते हैं। लाहौर में आपको देखने को मिलता है दादा भाई नौरोजी की
दादा भाई नौरोजी हैं, उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर हमें सेशन देखने को मिलता है। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है कि यहां पे डिमांड की जाती है कि जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, उसका एग्जाम लंदन के साथ साथ इंडिया में भी कंडक्ट करवाना चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट यहां फिर से ये डिमांड की जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ, जो हमें 1896 में देखने को मिलता है। कहां पे? कैलकाटा में ये सेशन देखने को मिलता है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं रहीमतुल्ला एम सयानी, इसके प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। और ये सेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सेशन में फर्स्ट टाइम जो आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वॉज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो आपका नेशनल सॉन्ग है इसको किसने लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1899 का सेशन है। कहां पे देखने को मिलता है? लखनऊ में आपको देखने को मिलता है। कौन इसके प्रेसिडेंट होते हैं? आरसी दत्त। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हमें ध्यान में रखना है, कांग्रेस डिमांडेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। यहां पे ड्रेन ऑफ वेल्थ एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ है क्या। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब था एक्सपोर्ट ऑफ वेल्थ एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री। और अगर सही लफ्जों में बात की जाए, एक्सपोर्ट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अ कॉलोनाइज्ड कंट्री टू द कॉलोनाइजिंग पावर। ठीक है? तो यहां पे जो कॉलोनाइज्ड कंट्री कौन है? इंडिया। और जो कॉलोनाइजिंग पावर है वो कौन सी है? ब्रिटेन, यूके आपके पास। तो इंडिया की वेल्थ और रिसोर्सेज को कहां पे एक्सपोर्ट किया जा रहा था? इंडिया से यूके। तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा इस सेशन में। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ से आपके पास 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन तो आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये किसने दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? और सेकंड, ड्रेन ऑफ वेल्थ को रिलेटेड एक बुक पब्लिश की गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसको 1901 में पब्लिश किया गया था सेम पर्सनैलिटी ने। क्लियर? जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी और जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल करके आपके पास बुक है, ठीक है, उसके ऑथर कौन थे। क्लियर? दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ हमारा, जो आपको 1901 का सेशन देखने को मिलेगा। यह सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी हमें आईएनसी के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं। तो यह सेशन आपको कहां देखने को मिलता है? कैलकाटा में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कौन है? दीनशाह ई वाचा। तो यहां पे महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम आपको आईएनसी के जो प्लेटफॉर्म है उसमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअली इस टाइम जो महात्मा गांधी होते हैं वो कहां पे पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं? आपके साउथ अफ्रीका में। और इस टाइम पीरियड पे वो इंडिया आए होते हैं और आईएनसी के सेशन को अटेंड करते हैं। वहां पे वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट करे किस चीज को? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में फाइट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द इंडियंस। तो ये जो उनकी फाइट होती है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करवाते हैं महात्मा गांधी। तो हमें ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि वो कौन सा सेशन था जिसमें महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम आपको आईएनसी के सेशन में देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ चलते हैं जो आपको 1904 में देखने को मिलेगा। बॉम्बे में ये सेशन देखने को मिलता है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं सर हेनरी कॉटन देखने को मिलते हैं। इस सेशन में जो लॉर्ड कर्जन है उनकी जो अग्रेसिव पॉलिसी होती है तिब्बत को लेके, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यहां पे आपने यही ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड कर्जन की अग्रेसिव पॉलिसी होती है तिब्बत को लेके, उसको इस सेशन में क्रिटिसाइज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। मूव करते हैं
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है 1905 का बनारस का जो सेशन है, उसको प्रिजाइड कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस के सेशन है वो कौन से मंथ में देखने को मिलता है हमें? दिसंबर के मंथ में और लास्ट के 2-3 डेज में। अब इस सेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होता है जो हमें ध्यान में रखना है और हमें पता होना चाहिए, वो होता है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल का पार्टीशन है वो हमें देखने को मिलता है, और इस बंगाल पार्टीशन के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है आईएनसी के द्वारा। ठीक है, वो कौन सी मूवमेंट है आपकी? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इस इवेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, और इसको रिवर्स करवाने के लिए एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है कांग्रेस लीडरशिप के थ्रू। उसका नाम क्या होता है आपके पास? स्वदेशी मूवमेंट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट, इसको फॉर्मली कौन सी डेट के ऊपर लॉन्च किया गया था 1905 में। क्लियर? अब इस सेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस सेशन के आते आते हमें जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं आईएनसी के अंदर, उनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं। वो जो डिफरेंसेस होते हैं उभर के देखने को मिलते हैं हमें इस सेशन में। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात की जाए तो जो आईएनसी था आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अंदर आपको डिफरेंट आइडियोलॉजी के लीडर्स देखने को मिलते हैं। उसमें से इस टाइम पे जो दो मेजर आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, एक आपके पास होते हैं मॉडरेट्स एंड सेकंड वन आर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। अब ये जो आपके पास मॉडरेट लीडर्स होते हैं, ये जो ब्रिटिशर्स का जस्टिस सिस्टम होता है उसमें काफी बिलीफ रखते हैं, और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, ठीक है, इन्हें लगता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडियन से कोई मतलब नहीं है, उनकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। बट जो मॉडरेट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो ब्रिटिशर्स का फेयर जस्टिस सिस्टम होता है उसमें काफी बिलीफ होता है। उनका मानना यह होता है कि अगर हम ब्रिटिश रूलर्स को, जो यूके में, उनको इंडियंस की जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर बताया जाता है, देन दे will definitely take some steps to improve the conditions of Indians in British India। अब जो moderates हैं और जो extremist leaders हैं, इनके जो methods of working होते हैं वो भी बहुत different होते हैं। even इनके जो social basis होते हैं वो भी काफी different होते हैं। तो इनके बीच के जो differences हैं हमें वो देखने को मिलते हैं, और उसका एक one of the important reason क्या होता है कि जो आपके moderates leader हैं, ठीक है, जब ये स्वदेशी मूवमेंट की रेजोल्यूशन को पास भी करवाते हैं तो इनका मानना यह होता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, उसको सिर्फ बंगाल के पोर्शन तक लिमिटेड रखा जाए। बट जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो चाहते थे कि इस मूवमेंट को पैन इंडिया में लॉन्च किया जाए। तो आपको ये कुछ एक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं दोनों जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिलता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और एक स्वदेशी मूवमेंट की प्रोक्लेमेशन की जाती है। कहां पे? बंगाल रीजन में। क्लियर? नेक्स्ट जो सेशन है हमारे पास कैलकाटा का सेशन है 1906 का, जिसको चेयर करते हैं दादा भाई नौरोजी। और इस सेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन, जो वर्ड स्वराज है उसको फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाता है इस सेशन में। वर्ड स्वराज वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन। सेकंड, रेजोल्यूशन सपोर्टिंग द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट एंड एजुकेशन वाज पास्ड। ठीक है, तो मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर रेजोल्यूशंस पास करवाई जाती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो स्वदेशी पे, एक आपका बॉयकॉट पे, एंड देन एजुकेशन पे। ठीक है, तो मल्टीपल रेजोल्यूशंस पास करवाई जाती है सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपके पास सूरत का सेशन। सूरत का सेशन 1907 में हमें देखने को मिलता है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं आपको ध्यान में रखना है, रास बिहारी घोष। और इस सेशन में
हमें स्प्लिट देखने को मिलता है कांग्रेस में, किसके किसके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। जो हमने बात की थी कि 1905 में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो इस कदर बढ़ जाते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कि फाइनली हमें कांग्रेस में एक स्प्लिट देखने को मिलता है जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सूरत स्प्लिट के बारे में। तो जो 1907 का सेशन था, तो जो आपके पास एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो आपका सेशन है कांग्रेस का ये नागपुर में हो और इस सेशन को एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर चेयर करे, प्रिजाइड करे। और वो चाहते थे इसके लिए कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो इस सेशन को प्रिजाइड करें। बट मॉडरेट्स ऑन द अदर साइड चाहते थे कि ये सेशन बाल गंगाधर तिलक या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर प्रिजाइड ना करे। तो हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड तक भी जो आपके मॉडरेट्स डेलीगेट्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और उन्हीं के द्वारा वोटिंग के थ्रू किसको इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट, रास बिहारी घोष को, क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं। तो एक मॉडरेट लीडर को ही इस सेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। अब इसके बाद जब सेशन चला होता है कांग्रेस का, तो जो लाला लाजपत राय हैं जो आपके पास एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, वो चाहते थे कि वो जो कांग्रेस का सेशन है उसको एड्रेस करें। बट जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो उनको बोलने का ही मौका नहीं देते हैं। तो इस बात से जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं जो उस सेशन में बैठे होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और उनमें से कोई एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर अपना जूता निकाल के जो मॉडरेट लीडर जिस साइड बैठे होते हैं उस तरफ को फेंक देता है। अब वो जूता जाके हिट करता है आपका जो मॉडरेट लीडर्स होते हैं फिरोज शाह मेहता एंड एस एन बनर्जी। तो इस इंसिडेंट के बाद जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और इस सेशन को यहीं पे सस्पेंड करवाना पड़ता है। अब ये जो आपका सेशन है ये कंटिन्यू करेगा 1908 में, ठीक है, और 1908 में कंटिन्यू करेगा। तो 1908 में भी इस सेशन के प्रेसिडेंट हैं वो किन्हीं को इलेक्ट किया होता है, रास बिहारी घोष को। यहीं से ये सेशन कंटिन्यू करता है 1908 में। तो 1908 का सेशन भी किस प्रेसिडेंट के अंडर होता है, रास बिहारी घोष के अंडर। कहां पे, मद्रास में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस ड्रॉन। और यहां पे कुछ कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं, तो यहां पे ये कहा जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लीडर हैं उनको कांग्रेस से निकाला जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। एक्चुअल में स्प्लिट तो 1907 में ही हो गया है, बट जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये फॉर्मली चेंज कब किया जाता है, 1908 में। क्लियर है। नेक्स्ट सेशन आपके पास आता है 1909 का लाहौर सेशन। इसके अंडर मदन मोहन मालवीय के अंडर हमें सेशन देखने को मिलता है। और इस सेशन में जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स होते हैं, जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं मुस्लिम्स के लिए, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्लियर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे पास वो है 1910 का सेशन। इलाहाबाद में आपको ये सेशन देखने को मिलता है, किसके अंदर, सर विलियम वेडरबर्न के अंडर। और इस सेशन में जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्रिटिसाइज करते हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में जाके इंडिया के पार्टीशन का कारण बनते हैं, तो ऐसे क्या रीजन थे कि वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहां पे हमें थोड़ा बहुत इनकी बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो स्टार्टिंग में एक लिबरल मॉडरेट लीडर होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी जर्नी आगे बढ़ेगी तो ये लिबरल मॉडरेट लीडर से कन्वर्ट हो जाते हैं कम्युनल लीडर में, और बाद में मेजर रीजन बनते हैं इंडिया के पार्टीशन का। और इवन मोहम्मद अली जिन्ना है, ये 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और 1906 में ही एक इंपॉर्टेंट मुस्लिम बॉडी बनती है जो मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। हमें पता है उसका नाम क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो 1906 में मुस्लिम लीग भी बनती है, बट
जो जिन्ना है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं करते हैं। कब तक? 1913 तक। तो जिन्ना के द्वारा जो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया जाता है वो आपका 1913 में किया जाता है। उससे पहले वो कांग्रेस के ही मेंबर होते हैं एक। और ये बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं लखनऊ पैक्ट में, जो किसके बीच में होता है? आईएनसी के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसी रोल प्ले करने के लिए जो आपके पास सरोजिनी नायडू हैं, वो जिन्ना को क्या एड्रेस करती हैं? शी एड्रेसेस जिन्ना एज ambassador ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो यहां से आपको यह फैक्ट ध्यान में रखना है कि किस पर्सनैलिटी के द्वारा जिन्ना को कहा जाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? सरोजिनी नायडू के द्वारा। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपके पास 1911 का सेशन है। किसके अंडर देखने को मिलता है हमें? बिशन नारायण दार के अंडर, कलकत्ता में। और यहां ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आपका नेशनल एंथम है जन गण मन, इट वाज संग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द आईएनसी सेशन। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। जो नेक्स्ट सेशन आपको ध्यान में रखना है 1912 का सेशन है। ठीक है? बांकीपुर जो पटना में है वहां देखने को मिलता है किसके अंडर? रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर के अंडर। और ये सेशन हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईएनसी सेशन। जैसे महात्मा गांधी 1901 के सेशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हैं किसी आईएनसी के सेशन में, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू 1912 के सेशन में फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं किसी आईएनसी के सेशन में। तो आपको ये फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। देन 1913 का सेशन देखने को मिलता है हमें कहां पे? कराची में। किसके अंडर? सैयद मोहम्मद के अंडर। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है ऑन कॉम्युनल हार्मोनी। तो यहां पे 1913 में एक इवेंट होता है जिसको कानपुर मॉस्क इंसिडेंट भी कहा जाता है। अब इस मॉस्क को लेके हिंदूज और मुस्लिम में दंगे होते हैं। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है हिंदू और मुस्लिम हार्मोनी को लेके। तो आपको यहां से ये ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने बताया कि 1913 में जो जिन्ना है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। 1914 भूपेंद्र नाथ बसु, मद्रास का ये सेशन है, उसको प्रिजाइड करते हैं भूपेंद्र नाथ बसु। और यहां पे इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपको ध्यान में रखना है, यहां पे कांग्रेस डिमांड करती है कि जो आर्मी में हायर पोस्ट हैं, क्लियर, जो हायर रैंक्स हैं, वहां पे भी इंडियंस को अलाउ किया जाए, जो उस टाइम पे अलाउ नहीं किया जाता था। क्लियर? देन 1915 का सेशन है बॉम्बे में, एसपी सिन्हा के द्वारा इसको प्रिजाइड किया जाता है, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा के द्वारा। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हमें ध्यान में रखना है वो है, यहां पे क्या चेंजेस किए गए, क्या रेजोल्यूशन लाई गई? टू अलाउ द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन टू बी एडमिटेड, द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रोप्रिएटली चेंज्ड। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो 1910 में स्प्लिट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, तो उसके बाद 1915 में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से चेंजेस किए जाते हैं ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको फिर से इंक्लूड किया जा सके कांग्रेस के अंदर। तो ओवर द पीरियड 1907 से लेके 1915 तक हम देखते हैं कि जो आपके मॉडरेट्स लीडर हैं और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो दोनों समझ जाते हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो जो भी उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उनको साइड में रख के, ठीक है, वो साथ में काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिया। क्लियर? और यहां से आपके पास एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से वो दो पर्सनैलिटीज हैं जिनके द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में रियूनियन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है वो जो दो आपको लीडर्स हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं। एक तो आपके पास थे बाल गंगाधर तिलक
एंड सेकंड वन एनी बेसेंट। तो ये दो लीडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। नाइनटीन 16 का सेशन देखने को मिलता है, जहां पे आपको एक ज्वाइंट सेक्शन, ये आपका ज्वाइंट सेशन होता है। किसके किसके बीच में ज्वाइंट सेशन होता है? आईएनसी के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और इस सेशन को कंडक्ट कराने में हमने डिस्कस किया था कि किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? मोहम्मद अली जिन्ना का। तो यहां पे एक लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है, लखनऊ पैक्ट मुस्लिम्स के बीच में और जो आपके आईएनसी है उसके बीच में एक पैक्ट साइन किया जाता है। और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यही था कि जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए दिया गया था, उसको कांग्रेस 1915 में एक्सेप्ट, 1916 के सेशन में एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि जो दोनों मुस्लिम्स और आईएनसीज ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब इसके मल्टीपल रीजन होते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो मुस्लिम लीग है आपकी, ठीक है, जो काफी प्रो ब्रिटिशर्स होती है, वो ऐसे क्या रीजन है कि वो उनको छोड़ के आईएनसी के साथ हाथ मिला लेती है। तो उसमें हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको खिलाफत मूवमेंट के भी रीजन देखने को मिलते हैं, तो उनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट वन जो आपके 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स होते हैं, उसमें मुस्लिम लीग डिमांड करती है कि एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जो वायसराय की आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें 2 इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, एक उनमें से हिंदू हो और एक मुस्लिम हो। बट ये जो प्रोविजन है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेकंड जो रीजन देखने को मिलता है वो आपको 1911 में हम देखते हैं कि जो बंगाल का पार्टीशन होता है, जो कर्जन के द्वारा किया जाता है, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन देखने को मिलता है, उसको 1911 में नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इससे जो आपकी मुस्लिम लीग है और मुस्लिम्स हैं वो खुश नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि पार्टीशन से पहले जो आपका यूनाइटेड बंगाल था, उसमें मेजॉरिटी में कौन होते हैं? हिंदू, यूनाइटेड बंगाल में। बट आफ्टर पार्टीशन जो आपका ईस्टर्न बंगाल है, जो मेनली आज बांग्लादेश का रीजन है, तो ईस्टर्न बंगाल में मेजॉरिटी में आ जाते हैं मुस्लिम्स, और जो आपका वेस्टर्न बंगाल है उसमें मेजॉरिटी में कौन आ जाते हैं? हिंदूज। तो मुस्लिम इस चीज से खुश होते हैं कि एटलीस्ट ईस्टर्न बंगाल में वो मेजॉरिटी में है, अपने हिसाब से वो चीजें कर सकते हैं। क्लियर? बट 1911 का जो आपके पास ईयर है, वहां पे ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसको नल एंड वाइड कर दिया जाता है। तो इससे भी जो मुस्लिम्स होते हैं वो हैप्पी नहीं होते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर 1 में। 1914 में जो वर्ल्ड वॉर चलती है, वहां पे आपके पास 2 मेन ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक को कहते हैं हम अलाइड पावर्स और दूसरी होती है आपके पास सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में आपके पास आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन या यूके, और सेंट्रल पावर में एक इंपॉर्टेंट एम्पायर होता है जिसको कहा जाता है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को टर्किश एम्पायर भी कहते हैं। अब टर्किश एम्पायर के जो खलीफा थे, टर्किश एम्पायर के जो खलीफा थे, उनको पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर की तरह देखा जाता था और वो बहुत रिस्पेक्टेड थे अमंग द मुस्लिम्स। बट वर्ल्ड वॉर 1 में हम देखते हैं कि दोनों अपोजिट पार्टीज में, तो इससे मुस्लिम्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और ओवर द पीरियड हम देखते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ेगी, जो आपके ब्रिटिशर्स हैं बहुत हार्शली ट्रीट करते हैं जो टर्किश खलीफा हैं उनको। तो उनके इस एटीट्यूड से जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत नाराज होते हैं और वो सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स को छोड़ के कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जाता है टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? तो ये वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें फिर बाद में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन देखने को मिलता है लखनऊ में, जिसमें लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है। और यहां पे हमें रियूनियन भी देखने को मिलेगा मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट्स का। क्लियर?
नेक्स्ट सेशन है कलकत्ता का सेशन। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज इट वॉज द सेशन जिसमें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और उनका नाम क्या होता है? एनी बेसेंट, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में रियूनियन के टाइम। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। 1918 का स्पेशल सेशन है, बॉम्बे में है। किसके अंडर? सैयद हसन इमाम के अंडर। यहां पे जो मोंटागू चाम्सफोर्ड रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इट वाज कॉल्ड डिसअपॉइंटिंग। क्लियर? देन 1918 का सेशन है दिल्ली का, ये आपका स्पेशल सेशन है, ये एनुअल सेशन है जो हमें दिसंबर के मंथ में देखने को मिलता है। तो इसको कौन प्रिजाइड करते हैं? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिर से जो 1918 सेशन है उससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। स्पेशल सेशन था जो 1918 का बॉम्बे में। इसमें जो आपने फैक्ट एड ऑन करना है कि इट डिमांडेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। यहां पे डिमांड की गई कि जो इंडियंस के राइट्स हैं, ठीक है, उनको फॉर्मली स्पेसिफाई किया जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्लियर? यहां से आपने ये फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेशन आपको देखने को मिलता है अमृतसर में 1919 में। अमृतसर में क्यों किया जाता है? बिकॉज इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो उसके बाद ये जो सेशन है कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? अमृतसर में। कौन इसके प्रेसिडेंट होते हैं? मोतीलाल नेहरू। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट वन, कांग्रेस एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट, जिसके रीजन हमने पीछे भी डिस्कस किए। तो जो कांग्रेस है अपनी सपोर्ट दिखाती है खिलाफत मूवमेंट में। क्लियर? अब खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट ब्रदर्स होते हैं, मुस्लिम ब्रदर्स होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन से दो मुस्लिम ब्रदर्स हैं जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को इनिशियली लीड किया था। क्लियर? देन जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट होता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा इस सेशन में। मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। हमारे जो स्पेशल सेशन है 1920 का कलकत्ता में, उसको प्रिजाइड करते हैं लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीजें जो ध्यान में रखनी है? कांग्रेस अप्रूव्ड है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। एक नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। इसी के अंडर हम देखेंगे कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है आईएनसी की तरफ से। क्लियर? अब इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूडेड द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, फॉरेन क्लोथ्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट नागपुर का जो एनुअल सेशन है जो हमें देखने को मिलता है 1920 में, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं विजय राघवाचारी। आपको ध्यान में रखना है जो नागपुर का सेशन है। अब यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं इस सेशन से रिलेटेड। फर्स्ट वन, शिफ्ट फ्रॉम द गोल ऑफ अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू पीसफुल एंड लेजिटिमेट रीजंस। तो यहां पे डिक्लेयर किया जाता है कि जो सेल्फ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस का, उसको अचीव किया जाएगा किसके थ्रू? पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। और उससे पहले जो मेथड था उनका वो क्या था? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से मेथड को चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। अब दोनों में फर्क क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होते हैं आपके, वो हमेशा लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आपको देखने को मिलते हैं। बट ये जो आपके लेजिटिमेट मीन्स हैं ये आउटसाइड द लीगल फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं, बट ये जो मीन्स हैं ये पीसफुल होंगे। क्लियर? देन कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंजेस की जाते हैं कांग्रेस में। फॉर एग्जांपल, एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है आपकी कांग्रेस की 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसके अलावा प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज बनाई जाती हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। क्लियर? तो ये था आपका नागपुर का सेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट। यहां पे हमने फिर से 1920 के सेशन डिस्कस किए हैं कि कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इस स्लाइड में इंक्लूड किए हैं, उनको क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, 1920 का सेशन आपको पता ही है कहां पे हुआ, किसने प्रिजाइड किया? तो यहां पे आईएनसी ने अप्रूव कर दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट,
यहां से जो ध्यान में रखना है, तिलक स्वराज फंड को सेटअप किया गया था। तो 1 अगस्त 1920 को हमें जो आपके पास एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं बाल गंगाधर तिलक, उनका निधन देखने को मिलता है और उसी को ध्यान में रखते हुए एक तिलक स्वराज फंड सेटअप किया जाता है, जिसका एम होता है कि 1 करोड़ रुपीस हमें रेज करना है इस फंड के अंदर, और किस पर्पज से? टू सपोर्ट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। क्लियर? और ये सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 1920 के जो नागपुर का सेशन है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, वो कांग्रेस को लेफ्ट कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द आईएनसी। तो यहां से ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। 1921 का अहमदाबाद का सेशन है। हकीम अजमल खान, ठीक है, ही वर्क्स एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे वो थे आपके पास चित्तरंजन दास, बट सेशन प्रिजाइड करने से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उनके बिहाफ पे इस सेशन को प्रिजाइड कौन करते हैं? हकीम अजमल खान। और इस सेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी वॉज डिक्लेयर्ड द ओनली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कांग्रेस। क्लियर? गांधी जी को ओनली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है कांग्रेस का। मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। 1922 का सेशन देखने को मिलता है हमें, गया में देखने को मिलता है। इसको प्रिजाइड कौन करते हैं? चित्तरंजन दास ही प्रिजाइड करते हैं। अब इस सेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है 1922 में हमें, ठीक है, वो होता है आपका चौरा चौरी का इंसिडेंट, जो फरवरी 1922 में हमें देखने को मिलता है। अब उस इंसिडेंट के अंदर जो महात्मा गांधी हैं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने लॉन्च की थी 1920 में फॉर द वेरियस रीजंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के मल्टीपल रीजन हमारे पास क्या थे? फर्स्ट वन जो आपका रॉलेट एक्ट था, ठीक है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने को। फिर जो आपको जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट देखने को मिलता है। देन हमारे पास मोंटागू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, मोंटागू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए होते हैं, ठीक है, उनसे भी कांग्रेस बहुत डिसअपॉइंटेड होती है, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करती है कांग्रेस फॉर द कॉज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। तो ये वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की होती है गांधी जी ने। बट आफ्टर द चौरा चौरी इंसिडेंट इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस मूवमेंट को सस्पेंड करने से डिफरेंट आइडियोलॉजी के जो लीडर्स होते हैं वो गांधी जी के स्टाइल ऑफ वर्किंग से खुश नहीं होते हैं, इवन उनकी लीडरशिप पे वो शक करने लग जाते हैं। तो यहीं पे एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के ग्रुप डिफरेंट आइडियोलॉजी ग्रुप के कुछ एक लीडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं आपके पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सेटअप की जाती थी बोथ प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। तो वो चाहते थे, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, कि इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंटर किया जाए कांग्रेस के द्वारा और उनमें एंटर करके वो फर्दर काम करें इंडियंस की फ्रीडम मूवमेंट के लिए। क्लियर? बट जो दूसरा सेक्शन ऑफ सेक्शन था, दूसरी आइडियोलॉजी का यहां पे जो सेक्शन था, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, वो चाहते थे कि कांग्रेस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मर्जर के ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री के समर्थन में थे, इनको प्रो चेंजर्स भी कहा जाता था, प्रो चेंजर्स। और वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करना नहीं चाहते थे उनको कहा जाता था नो चेंजर्स। तो फाइनली इन्हीं डिफरेंसेस को लेके जो चित्तरंजन दास हैं और मोतीलाल नेहरू हैं और उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो वेरियस लीडर्स होते हैं, वो कांग्रेस से अलग होके एक पार्टी बनाते हैं 1922 में। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। क्लियर? स्वराज पार्टी। बट बाद में हम देखेंगे कि 1924 के सेशन में ये इनको फिर से कांग्रेस के एम्बिट के अंडर ले लिया जाता है, जो आपकी स्वराज पार्टी होती है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। यहां पे 1923 का स्पेशल सेशन है जो आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। इसको प्रेजाइड किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और यहां से हमें ध्यान क्या रखना है कि जो अबुल कलाम आजाद थे, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। सिर्फ ये फैक्ट आपने यहां से ध्यान में रखना है। देन
93 का 23 का सेशन है, 24 और 25 का सेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले 1926 का सेशन है, जिससे रिलेटेड सिर्फ आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। एक तो 1926 का जो सेशन है गुवाहाटी में देखने को मिलता है हमें, और किसके अंडर, एस श्रीनिवासा अयंगर के अंडर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन होता है आपका जो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। कहां पे, गुवाहाटी में। तो यहां से हमारे लिए इतना सफिशिएंट है ध्यान में रखने के लिए। मूव करते हैं 1924 का सेशन, जो बेलगांव का सेशन है, कर्नाटका में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था जिसको महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया था। ठीक है, अपीयर तो 1901 में ही हो गए थे कांग्रेस के किसी सेशन में, पर जो प्रिजाइड किया था 1924 का सेशन। क्लियर। और इसी सेशन में हमने देखा था कि जो स्वराज पार्टी है, जो उसके मेंबर हैं, वो अलग होके, कांग्रेस से अलग होके एक पार्टी बनाते हैं स्वराज पार्टी, उसको फिर से 1924 के सेशन में कांग्रेस के एम्बिट के अंदर वापस ले लिया जाता है फॉर द वेरियस रीजन। क्लियर। देन 1925 का कानपुर का सेशन है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिजाइड किया जाता है सरोजिनी नायडू के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं हमारे लिए, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सेशन जिसको किसी इंडियन वुमेन ने प्रिजाइड किया था। क्लियर। देन चलते हैं नेक्स्ट सेशन, 1927 का सेशन है। इसको किसने प्रिजाइड किया था, एम.ए. अंसारी ने। और यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, फर्स्ट वन तो यहां पे एक रेजोल्यूशन पास की जाती है अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहां पे एक रेजोल्यूशन पास की जाती है अगेंस्ट द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को 1927 में अपॉइंट किया जाता है, 1928 में वो इंडिया पहुंचते हैं और 1930 में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है इन फ्यूचर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो इस पर्पज से साइमन कमीशन को सेटअप किया जाता है, जिसमें एक भी इंडियन नहीं होता है। इसलिए इस जो कमीशन है इसको बॉयकॉट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। क्लियर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेशन, 1928 का कैलकाटा का सेशन है, जिसको प्रिजाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। इसको प्रिजाइड किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान रखनी है, यहां पे एक रेजोल्यूशन पास की जाती है कि अगर 31 ऑफ दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया जाता है इंडिया को, तो एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। क्लियर। और इसी टाइम पे फॉर्मेशन देखने को मिलती है हमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की। तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फाउंडेशन कौन से ईयर में देखने को मिलती है हमें, 1928 में। क्लियर। जो नेक्स्ट सेशन है आपके पास 1929 का सेशन, ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर सेशन ऑफ 1929 प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। यहां पे मल्टीपल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और जहां से आपके पास क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट वन, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है या पूर्ण स्वराज, वो डिक्लेयर किया जाता है कांग्रेस का गोल। तो कांग्रेस का गोल क्या रहेगा, जो डोमिनियन स्टेटस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस सेशन आते आते खत्म हो जाता है कि इंडिया को अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। इंडियंस को या कांग्रेस को क्या चाहिए इंडिया के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। सेकंड, यहां पे जनवरी 26, 1930 को डिक्लेयर किया जाता है एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, 26 जैन 1930 को। देन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होनी है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में होनी थी, उनको कांग्रेस के द्वारा बॉयकॉट किया जाता है। क्लियर। अब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, ये किस पर्पस से थी, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई थी आपकी 1930 में, उसके जो वेरियस प्रोविजंस थे उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए लंदन में हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती है। तो यहां पे कांग्रेस के द्वारा बॉयकॉट कर दिया जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को। नेक्स्ट आपके पास जो सेशन है
1931 का सेशन है, कराची में ये सेशन देखने को मिलता है। किसके अंडर हमें देखने को मिलता है? सरदार पटेल के अंडर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि एक रेजोल्यूशन पास की जाती है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन। क्लियर? फर्स्ट वन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस, देन सेकंड वन नेशनल इकोनॉमिक प्लान। ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान के ऊपर रेजोल्यूशन लाया जाता है। देन जो गांधी इरविन पैक्ट है, ठीक है, उसको सपोर्ट किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट है कौन सी एग्जैक्ट डेट को हमें देखने को मिलता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। क्योंकि हम देखते हैं कि जो 1930 में आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है और 1929 सेशन में ही कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। तो कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलेगी आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो कांग्रेस है वो इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी है। ठीक है, तो उसकी पार्टिसिपेशन जरूरी है अगर हमने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है। तो इसका एम होता है कि कैसे भी न कैसे करके, ठीक है, जो कांग्रेस की पार्टिसिपेशन है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो एंश्योर की जाए। तो इसके लिए आपको गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है और इसी में गांधी को सोल रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है कांग्रेस की तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सिंगल पर्सन जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होते हैं? महात्मा गांधी। क्लियर? देन 1933 का सेशन है, कलकत्ता का सेशन। यहां से आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मदन मोहन मालवीय हैं इनको इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट, बट प्रिजाइड करने से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसलिए इस सेशन को प्रिजाइड कौन करती हैं? मिसिस नेले सेनगुप्ता। आर वी क्लियर? देन 1934 का सेशन है, यहां से भी आपको जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। बॉम्बे का सेशन है, किसके अंडर? सर राजेंद्र प्रसाद के अंडर। और इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि वियरिंग अ खादी वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए रूल फॉर इलेक्टेड मेंबर्स। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं कांग्रेस के उनको खादी पहनना कंपलसरी कर दिया गया इस सेशन के अंडर। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन जो 1936 का सेशन देखने को मिलता है आपको, लखनऊ का सेशन। इसको प्रिजाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो 1936 का सेशन प्रिजाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि ही पुशेस फॉरवर्ड द सोशलिस्ट आइडियाज। तो कांग्रेस में 1930s में हमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लीडर्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दे पुशेस फॉर द सोशलिस्ट आइडियाज। क्लियर? देन 1937 का सेशन है, फैजपुर का सेशन है आपके पास। इसको भी जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड करते हैं। और यहां से इंपॉर्टेंट जो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है, इट वॉज द फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज। तो गांव में जो फर्स्ट सेशन आईएनसी का होता है वो 1937 का सेशन देखने को मिलता है आपको। देन वी हैव 1938 सेशन, हरिपुरा सेशन। सुभाष चंद्र बोस के अंडर आपको ये देखने को मिलता है। और यहां पे एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है, किसके अंडर? जवाहरलाल नेहरू के अंडर। ठीक है, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एक कमीशन बनाया जाता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, और उसको किसके अंदर गठन किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के अंडर। और एक और पॉइंट जो आपको यहां से ध्यान में रखना है, जो फैक्ट्स आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पे जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ही प्रपोज्ड अडॉप्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। क्लियर? ही प्रपोज्ड द अडॉप्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। देन 1939 त्रिपुरी का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी। इसको भी सुभाष चंद्र बोस प्रिजाइड करते हैं। अब इस सेशन से पहले आपके पास दो कैंडिडेट होते हैं। फर्स्ट वन तो आपके पास सुभाष चंद्र बोस, सेकंड पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। अब ये जो पट्टाभी सीतारमैया होते हैं, ठीक है, इनको किसकी बैकिंग होती है? महात्मा गांधी की। बट इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस डिफीट कर देते हैं पट्टाभी सीतारमैया को। क्लियर? तो इस डिफीट के बाद महात्मा गांधी डिक्लेयर करते हैं कि ये जो पट्टाभी सीतारमैया की हार है, ये उनकी हार नहीं, ये पर्सनली मेरी हार है। और उनकी स्टेटमेंट से जो कांग्रेस है उसके अंदर खलबली मच जाती है। क्लियर? तो कांग्रेस बोस जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है,
उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जिसको नॉमिनेट किया जाता था, आईएनसी सेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, जो मेंबर्स होते थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, तो उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जीबी पंत के द्वारा। जीबी पंत के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जाता है कि ये जितने भी मेंबर हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उनको महात्मा गांधी के इंटरेस्ट के हिसाब से अपॉइंट किया जाए। क्लियर? तो ये कुछ एक आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में, जैसे कि हमें पता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो ये वेरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, कांग्रेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। तो इस चीज को समझते हुए जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो 1939 में रिजाइन कर देते हैं, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वहां से रिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद इसको प्रिजाइड कौन करते हैं? आपके पास राजेंद्र प्रसाद। यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 1939 के सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन देखे जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान में रखना है। और सुभाष चंद्र बोस यहां से अलग होकर कांग्रेस के अंडर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। 1940 का सेशन है, रामगढ़ झारखंड में है। इसको प्रिजाइड करते हैं अबुल कलाम आजाद। अब इस सेशन में क्रिटिसाइज किया जाता है ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन्होंने विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ इंडियन लीडर्स इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था एज ए बेलिजरेंट नेशन टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस इवेंट को यहां पे क्रिटिसाइज किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। 1941 से लेकर 1945 तक हमें कोई इंपॉर्टेंट सेशन नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज इसकी बैकग्राउंड में मल्टीपल इवेंट्स चले होते हैं। फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट, रीन म्यूटनी, आईएनए ट्रायल्स। इसके अलावा हमें वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी पीरियड के टाइम देखने को मिलती है। तो यहां पे हमें कोई इंपॉर्टेंट आईएनसी का सेशन नहीं देखने को मिलता है। देन वी हैव 1946 का सेशन जो मेरठ में होता है। उसको प्रिजाइड कौन करते हैं? आचार्य कृपलानी। अब इस सेशन से आपने बस इतना ध्यान रखना है कि इस सेशन को, इट वॉज द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो लास्ट सेशन था वो 1946 का मेरठ सेशन था। उसको प्रिजाइड किया था आचार्य कृपलानी ने। आर वी क्लियर? देन नेक्स्ट सेशन जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जयपुर में सेशन देखने को मिलता है। इसको प्रिजाइड कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर? और यहां से ये इंपॉर्टेंट इसी फैक्ट की वजह से है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर? तो यहां से ये इंपॉर्टेंट सेशन थे हमारे पास आईएनसी के, जो हमने डिस्कस किए। और यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे अगर किसी सेशन के पीरियड के टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि इस सेशन का वेन्यू कहां था, या इस सेशन को प्रिजाइड किसने किया था। क्लियर? तो आपको जो इंपॉर्टेंट सेशंस हमने डिस्कस किए, जहां पे हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं, उनको आपको ईयर भी याद में रखना है, उनका हमें वेन्यू ध्यान में रखना है, ईयर ध्यान में रखना है, वेन्यू ध्यान में रखना है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, और इसके अलावा उस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन फैक्ट्स को भी हमने ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये हमारा आज की क्लास का डिस्कशन था, जो क्या था आपका आईएनसी के सेशंस, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसेट है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट थीम है आईएनसी सेशंस। तो हमारा जो आज का डिस्कशन था यहीं तक का था। क्लियर? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड योर गोल। ओके, एंड थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।